अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नेस्टेड लूप का मतलब है, आपको तो जैसे आपको आइडिया तो होगा नेस्टेड लूप का, उसमें पढ़ा होगा आपने सी शार्प में। यानी कि लूप के अंदर लूप चल रहा है, फोर एक फोर के अंदर दूसरा फोर का लूप चल रहा है, उसको कहते हैं नेस्टेड लूप ना। एक वाइल में दूसरा वाइल का लूप चल रहा है, वो नेस्टेड लूप हो जाता है। एक लूप में दूसरा लूप चल रहा हो। अब ये जो है, ये भी लूपिंग हम कर रहे हैं, नेस्टेड लूप की एग्जांपल है। और ये लूप जो है आप अपना, आपका अपना लूप है, ये कोई फोर का लूप रेडीमेड लूप यूज नहीं कर रहे हैं। आप अपना लूप बना रहे हो और उसी को यूज कर रहे हो। ठीक है। और उसी को, अपने लूप को भी आपने नेस्टेड बनाया है, नेस्टेड लूप करा है। ये आप चला के देख लेना, नेस्टेड लूप ना, आप खुद से चला के देखना, कोड चल जो है ना, आपको मतलब आइडिया भी हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। देखो, डॉट डेटा पे गए, डॉट डेटा में जाके एक वेरिएबल बनाया काउंट के नाम से। अकाउंट के नाम से वेरिएबल बनाया, डीवर टाइप का, अनइनिशियलाइज्ड है, रन टाइम पे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। और डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके हमने लिखा मूव ECX, 100। अब यहाँ पर इसके कमेंट्स में क्या लिखा है, सेट आउटर लूप काउंट, यानी कि आउटर लूप आपने सेट कर दिया। ये आउटर लूप है, सबसे आउटर लूप है उसका, ये है ECX पर वैल्यू असाइन कर दिया आपने 100। तो ये 100 टाइम्स जो है, ज़ाहिर है ECX में जो चीज हम ECX में रखवाते हैं, वो चीज जो है लूप में चलती है। ECX में आपने 100 रखवा दिया तो 100 टाइम लूप चलेगा, ये आपको पता है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। अच्छा, फिर इसके बाद L1 पे गए। L1 क्या है, लेबल है। वहां पर जाके लिखा आपने मूव काउंट ECX। तो ये करा क्या आपने कि ECX में ज़ाहिर 100 था ना, अभी मैं दिखाया मैंने, ECX में 100 था। ये 100 वैल्यू आपने कहाँ रखवा दी, ये आपने वेरिएबल में रखवा दी, काउंट वेरिएबल। और काउंट वेरिएबल में आपने वैल्यू लिखवा दी कि आउटर लूप की वैल्यू जो है एक वेरिएबल में चली गई। और फिर नीचे जाके आपने क्या लिखा, मूव ECX 20। अब ECX के अंदर आपने 20 मूव करा दिया। पहले ECX में 100 था, अब वो 100 तो जाहिर है वेरिएबल में आपने ट्रांसफर कर दिया है और ECX की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। ECX के अंदर अब क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये इनर लूप है। यानी इनर लूप हम चाह रहे हैं 20 टाइम्स चले, आउटर लूप 100 टाइम चले, इनर लूप 20 टाइम्स चले। तो आउटर लूप की वैल्यू को हमने वेरिएबल में रखवा दिया, इनर लूप की वैल्यू को हमने ECX में रखवा दिया। आउटर लूप की वैल्यू भी ECX में थी शुरू में, लेकिन उसको वेरिएबल में ट्रांसफर कर लिया। इनर लूप की वैल्यू को हमने ECX में रखवा दिया। ठीक है, जो ये आपने काम किया। फिर L2 के अंदर जो भी कुछ लिखना चाहो लिख दो, डॉट लगा हुआ है। फिर लूप L2, लूप L2 का मतलब क्या है, ये लूप चलेगा। ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, कौन बताएगा, ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, लूप L2 वाला कितनी बार चलेगा। ये लूप जो चलेगा L2, ये कितनी, हाँ सही बताया मुनिस ने और मन्नान ने, सही बताया, 20 मरतबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ECX में 20 है तो 20 मरतबा चलेगा। 20 मरतबा चलने के बाद जब ये बाहर आएगा, लूप खत्म होगा, बाहर आएगा, फिर आपने क्या लिखा, मूव ECX काउंट। काउंट में क्या था, काउंट में क्या था, 100 था, है ना, 100 था काउंट में। तो 100 दोबारा ECX में आ जाएगा, ECX में दोबारा 100 आ जाएगा। और आपने लिखा लूप L1। अब क्या होगा, ये आउटर लूप, ये आउटर लूप को आपने रिस्टोर कर दिया ECX में। अब आउटर लूप के लिए लूप L1 चलेगा, लूप L1 दोबारा आउटर लूप पे ले आएगा यहाँ पे। और आउटर ECX में चूंकि 100 था, अब ECX में 100 आ चुका है। और जैसे ये लूप का लफ्ज टकराएगा, ECX में ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा, 99, यानी कि 100 से अब ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब 99 चल रहा है, ये अगला लूप चल रहा है। ठीक है, तो दोबारा से अब ECX में 99 है, अब ये 99 मूव कर जाएगा काउंट में। आपने 99 को वेरिएबल मूव करा दिया। ठीक है, आउटर लूप दोबारा से जो है वो वेरिएबल में काउंट में सेव हो गया। और दोबारा से आपने 20 को मूव कराया ECX में, अब 99 दोबारा ओवरराइट हो गया ECX के अंदर, 20 आ गया ECX में दोबारा। दोबारा 20 मरतबा चलेगा। 20 मरतबा चलने के बाद जैसे लूप से बाहर आएगा, आप दोबारा 99 को रीस्टोर करा दोगे ECX में, ECX में दोबारा 99 आ जाएगा। फिर दोबारा आएगा लूप L1। तो जैसे लूप का लफ्ज टकराएगा तो ये ऑटो डिक्रीमेंट होगा। अब ये 90, ये दोबारा लूप यहाँ आ जाएगा और इस मरतबा हो जाएगा 98। समझ रहे हो। तो इस तरह आप आउटर लूप जो है 100 टाइम चलेगा और हर आउटर लूप के अंदर इनर लूप 20 टाइम चलेगा। तो टोटल लूप चलेगा कितनी मरतबा, टोटल लूप के मतलब कितनी इनर आउटर मिला के कितनी एग्जीक्यूशन होगी लूप्स की।
ये बता सकता है? 120। 120 गलत जवाब। सही जवाब दिया बाद ने 100 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे आप। 100 क्योंकि आउटर लूप 100 है, इनर लूप हर आउटर लूप में इनर लूप 20 टाइम चल रहा है। ये जवाब है सही। तो ये आपका क्या क्या आंसर आएगा? 2000। 2000 टाइम चलेगा ये दोनों लूप मिला के, इनर आउटर। मतलब आउटर और इनर लूप जो है मिला के 2000 टाइम लूपिंग हो जाएगी टोटल। हर आउटर लूप में एक 20 मरतबा इनर लूप चलेगा। 100 आउटर लूप चलेंगे, हर आउटर लूप में 20 मरतबा इनर लूप चलेगा, तो 2000 टाइम्स लूपिंग होगी। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा नेस्टेड लूप जो भी समझाया आप लोगों को। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें नेस्टेड लूप में, ये जो एग्जांपल यहाँ पर दिखाई? क्लियर है? अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। सर जी सर ये एक बात समझ नहीं आ रही सर कि क्या समझ में नहीं आई? सर ये तो ऐसा लग रहा है कि सर ये वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है कि काउंट को ECX दे दिया और ये ECX में हमने एक नई वैल्यू असाइन कर दी सर। हाँ, तो सर ये इसी लूप कैसे हो गया सर? लूप इसलिए क्योंकि आप लूप के लिए क्या करते हो, ECX में ही रखवाओगे ना। लूप के लिए रजिस्टर आपके पास सिर्फ एक है, ECX। तो इसके अंदर आउटर भी रखवाना है, इनर भी रखवाना है। तो इसको हैंडल कैसे किया? आउटर में रखवा के उसको फिर वेरिएबल में शिफ्ट करवाया, फिर इनर उसको दोबारा ओवरराइट किया, इनर लूप के लिए ओवरराइट किया। जब इनर लूप चल गया दोबारा से भी वेरिएबल्स उठा के उसमें रख दिया उस लूप के अंदर, ताकि आउटर लूप दोबारा चले जाए। यानी कि एक ही वेरिएबल को आप यूज करोगे, ECX को यूज करना है, लेकिन आउटर के लिए आपने उसको शिफ्टिंग करा रहे हो बार बार वेरिएबल में, क्योंकि वो ओवरराइट होगा इनर लूप के लिए, बार बार ओवरराइट होगा वो। आपके पास रजिस्टर एक ही है लूप चलाने की, ECX, इसलिए मजबूरन हमें वेरिएबल का सहारा लेना पड़ा। और आउटर वेरिएबल को हैंडल करने के लिए हमने ECS की वैल्यू को वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया, और इनर लूप के अंदर दोबारा से हमने ECS के अंदर कोई ओवरराइट करवा दिया उस ECS को इनर लूप के लिए। ये क्लियर है ये बात? अगर हम वेरिएबल यूज नहीं करते तो फिर हम चला नहीं सकते। फिर हम मतलब हम कैसे चलाएंगे? एक ECS के जरिए दो लूप कैसे चलेंगे? आउटर इनर नहीं चल सकता ना। एक ही रजिस्टर है, आउटर भी चलाना है, लूप इनर भी चलाना है, तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। हमें वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम उसको वक्ती तौर पे आउटर लूप को वेरिएबल में रखवाएं, उसकी वैल्यू को, और इनर लूप को चलाएं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अगला चलते हैं। अब ये कर रहा है समिंग एंड इंटीजर एरे। इंटीजर एरे को सम किया जा रहा है लूप के जरिए। द फॉलोइंग कोड कैलकुलेट्स द सम ऑफ एन एरे ऑफ 16 बिट इंटीजर। तो सही है, तो ये 16 बिट इंटीजर यानी कि जाहिर है वर्ड के ऊपर है। तो इंटीजर एरे एक वेरिएबल आपने बनाया, ये एरे वेरिएबल बनाया, एरे वेरिएबल है, उसमें आपने रखा है 100, 200, 300, 400। ये वैल्यूज आपने जो है एरे के अंदर प्लेस कर दी। और ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी एरे के अंदर। फिर आपने क्या लिखा? मूव EDI ऑफसेट इंटीजर एरे। तो होगा क्या? ऑफसेट का आपको बताया मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऑफसेट का मतलब एड्रेस। तो इंटीजर एरे का मतलब, अगर सिर्फ इंटीजर एरे लिखा है इसका मतलब है इंटीजर एरे की 0 बाइट, यानी कि ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू 100 जो रखी है उसका ऑफसेट, उसका एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस है जहां पर ये 100 रखा हुआ है, ये एड्रेस उठा के आपने कहाँ रख दिया? EDI में। EDI एक रजिस्टर का नाम है जो कि एड्रेस होल्ड करने की सलाहियत रखता है। EDI के अंदर जो 100 वैल्यू थी जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, उसका एड्रेस जो है वो EDI में आ चुका है। मूव EDI ऑफसेट इंटीजर एरे। फिर आपने लिखा आगे मूव ECX लेंथ ऑफ इंटीजर एरे।
अब लेंथ ऑफ इंटीजर एरे जब आपने करा, ठीक है, तो इंटीजर एरे तो जाहिर है इंटीजर एरे ये वेरिएबल है, और लेंथ ऑफ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे वो बता देता है। तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार, चार एलिमेंट्स है इस एरे में। तो ईसीएक्स में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ इंटीजर एरे, यानी कि ईसीएक्स में आ जाएगा 4। जितनी भी लेंथ होगी वो इंटीजर एरे में आ जाएगी, जितनी भी लेंथ होगी इंटीजर एरे की वो ईसीएक्स में आ जाएगी। ईसीएक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। और जाहिर है ईसीएक्स में जो होगा लूप उतनी मरतबा ही चलेगा, तो हम लूप को 4 टाइम चलाएंगे क्योंकि चारों एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है। तो लूप में जाहिर है वो 4 मरतबा ही जो है वो एक्सेस होगी चीजें। तो 4 आ गया ईसीएक्स में। फिर आपने अगले लाइन में लिखा मूव ए एक्स कॉमा जीरो, ए एक्स के अंदर आपने शुरू में 0 कर दिया ताकि गार्बेज हट जाए। फिर इसके बाद L1 लेबल करके आपने लेबल लगा दिया, और फिर आपने लिखा ऐड ए एक्स ईडीआई, ऐड करा ए एक्स में ईडीआई। ईडीआई का मतलब क्या है, वही जो पहली ईडीआई, जब ईडीआई को ब्रैकेट में लिखा है तो अब क्या होगा, उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू आएगी। ये आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब आप ब्रैकेट लगाते हो तो उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू आती है। तो ईडीआई के एड्रेस के ऊपर क्या रखा था, 100, ठीक है। तो एक्चुअली एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में 0 के साथ 100 ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअली एक्स में आ जाएगा 100 और ऐड ईडीआई टाइप एरे, इंटीजर एरे। फिर अगले वैल्यू पे जंप करना है, इस इंडेक्स पे जंप करना है। इस वैल्यू पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईडीआई में ऐड कर रहे हैं। ईडीआई अब यहाँ पर एड्रेस के अंदर ऐड होगा, ईडीआई के अंदर एड्रेस है शुरुआत का, यहाँ का एड्रेस है, अब इसमें ऐड होगा। कितना हमें बाइट ऐड करनी पड़ेगी, जाहिर है अगले अगले पे जंप करना है, तो अगले पे जंप करना है, डेटा टाइप क्या है वर्ड, तो 2 बाइट ही ऐड करनी पड़ेगी ना, +2 करना पड़ेगा, तो तब आप अगली अगले अगली वैल्यू पे आ जाओगे। तो आपने यहाँ पर लिख दिया टाइप इंटीजर है। टाइप इंटीजर का मतलब जाहिर है वो ये खुद ही देख लेगा कि वर्ड है, तो यहाँ पर 2 लगा देगा खुद ही। तो बड़ा आसान ऑपरेटर है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको। इंटीजर टाइप 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 करके वेरिएबल का नाम लिख दो तो खुद ही ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो भी उसकी डेटा टाइप होगी, वो ऐड कर देगा। उसको ऐड करने के बाद जाहिर है वो अगली वैल्यू पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। L1 लूप करेगा L1, अब L1 जब लूप करेगा तो दोबारा यहाँ आ जाएगा। ECS की वैल्यू पहले 4 थी, अब ECS की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ऑटो डिक्रीमेंट होगा। जैसे ही लूप का लफ्ज टकराया ऑटो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और एडीआई, अब एडीआई जो है वो किसको किसको लोकेट कर रहा है, 200, तो 200 पे रखी, यानी इस एड्रेस को लोकेट कर रहा है, तो इस एड्रेस पे 200 रखा है। तो एक्चुअली अब यहाँ क्या होगा, ए ऐड कर देगा एक्स में वो वैल्यू जो इस एड्रेस पे रखी है ईडीआई पे, यानी कि 200 को ऐड कर देगा 100 में, तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। 100 पहले था, 200 अभी आ जाएगा, तो 100 + 200 300 एडिशन हो रही है, तो 300 हो जाएगा। फिर ऐड ईडीआई टाइप, तो अगले पे चला जाएगा। फिर इस तरीके से, इस तरह से इसको भी करेगा और आखिर में इसको भी करेगा। ईसीएस की वैल्यू 0 हो जाएगी आखिर में, 3, 2, 1, और ईसीएस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस तरह से एरे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट्स ऐड होके कौन से रजिस्टर में आ जाएंगे, ए एक्स के अंदर। ये बात क्लियर हो गई, स्लाइड क्लियर है। इसमें एरे के अंदर जितने नंबर ऑफ यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी एडिशन कराई गई है लूप के जरिए। एक एक करके लूप के जरिए से वैल्यू को पिक किया गया और उसकी एडिशन कराई गई है। इस तरह की लैब आप जो है ना अगली क्लास में भी करोगे, जो एरे पे वो आपको काम कराएंगे ना, तो ये जरूर कर लेना इस तरह की चीजें कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो इसमें आइडिया हो गया होगा कि अगले एलिमेंट पे जाने के लिए उतनी बाइट्स हमें चाहिए जो हमें डेटा टाइप देख के अगले एलिमेंट पे शिफ्ट होना है। वर्ड है तो +2 होगा, तो आप टाइप एरे लिख दो। टाइप लिखने के बाद आप बेफिक्र हो जाते हो कि कुछ भी हो, वर्ड हो डी वर्ड हो, ये खुद ही उस हिसाब से 2 या 4 लगाएगा। अगर बाइट होगा तो 1 लगाएगा, खुद ही लगाएगा। बस ये टाइप लिख दोगे आप, तो आपको भी इस टेंशन से आजादी मिल जाएगी कि डेटा टाइप क्या है, तो खुद ही देख लेगा। तो ये तो था आपका समिंग इंटीजर एरे का पूरा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर एक बात पूछनी है सर। जी। सर ये लेबल 1 L1 और ये पीछे भी सर, ये लेबल को यूज करने का फायदा क्या हो रहा है सर? लूप कहाँ जाएगा, हम कैसे बताएंगे लूप को कहाँ भेजना है? तो इस लोकेशन पे भेजना है, तो वो यहाँ आएगा। अगर आप बताओगे नहीं कौन सी लोकेशन में जाएगा तो लूप कहाँ जाएगा, कहीं उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई वापस जाना है, इस जगह जाना है। सही है।
और फिर सर जब इसे लोकेशन मिलेगी तो ये फिर उससे पीछे वाले को रीड करेगा। क्या कह रहे हैं? यानी कि आपने बताया ना कि इसे L1 को रीड करेगा कि लोकेशन पे कहाँ जाना है। L1 पे जाने के लूप का मतलब ये कि L1 वाले एड्रेस पे, इस एड्रेस पे चला जाएगा जहाँ L1 लिखा हुआ है, फिर दोबारा से वो इस तरह चलना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप डाउन। तो वो लूप हम इसी तरह करते हैं ना कि भाई बार बार एक ही कोड स्पेसिफिक कोड हमें बार बार चलाना होता है, उसी को तो हम लूप कहते हैं। तो वो जब ही पॉसिबल है जब आप कोई लेबलिंग करो कि भाई यहाँ भेजो तो बार बार। लूप चलता है ECX से, ठीक है। ECX में जितनी वैल्यू ECX में होंगी उतनी मर्तबा लूप चलेगा, और जहां लेबल करोगे वहां से ही लूप इनिशिएट होगा हर बार। सही है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये योर टर्न, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, अगर जो पिछली ये लिखा हुआ है, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू द प्रोग्राम ऑन द प्रीवियस स्लाइड इफ यू वर समिंग अ डबल वर्ड एरे। अगर आप डबल वर्ड एरे को सम करने जाओ तो पिछले प्रोग्राम में क्या चेंजेस हो, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप अगर वर्ड नहीं है, डी वर्ड है, अगर डेटा टाइप डी वर्ड है तो इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस होंगी, कौन बताएगा? अगर डेटा टाइप डी वर्ड हो जाए इस प्रोग्राम में तो इस प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस होंगी? एक तो सर ये जो एड्रेस है सर, ये यानी 2 बाइट जो ले रहा है, अब ये 4 बाइट लेगा सर। वो तो लेगा 4 बाइट, यानी वो तो लेगा, ईडीआई भी वही रहेगा, एसीएस भी वही रहेगा, जाहिर है 4 बाइट पे ही सर होता है। ये मतलब और मैं कह रहा हूँ एक चेंजेस मूव क्या होगी एक अगर डीवर्ट कर दिया तो क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी इस पूरा, या सेम सेम प्रोग्राम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी? सर ये AX वाले सारे EX बन जाएंगे सर। हाँ, ये एक्स जो है ना, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स 2 बाइट का होता है ना, तो ये चीज आपको एक्स करनी पड़ेगी बस, और कोई चेंजेस नहीं होंगी इस प्रोग्राम में। एक्स की जगह एक्स कर दो, बाकी ये प्रोग्राम ओके है, डीवर्ट पे चल जाएगा, क्योंकि जाहिर है टाइप तो खुद ही उठाएगा ना, 4 खुद ही उठा लेगा, यहाँ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक्स करना है बस, बाकी ये पूरा प्रोग्राम ओके हो जाएगा डीवर्ट के लिए। अच्छा जी, कॉपिंग अ स्ट्रिंग, हम क्या करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, देखो आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो रही है। द फॉलोइंग कोड कॉपीज अ स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग को कॉपी कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे किया, ये डॉट डेटा गए, डॉट डेटा पे गए, फिर हमने लिखा सोर्स। सोर्स क्या है आपका, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, सोर्स एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, और उसमें हमने लिखा है दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिलहाल दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और कोटेशन हो गई, कोटेशन के बाद जीरो लगा दिया, जीरो आपको पता है नल टर्मिनेशन के लिए लगा दे ताकि गार्बेज ना आ जाए। तो ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ये चीज आ गई, दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग, और ये आपका सोर्स वेरिएबल के अंदर आ गया, टारगेट के नाम से अलग वेरिएबल बनाया है आपने, ये भी बाइट टाइप का है। और इसके अंदर आप क्या इसका आपने साइज क्या रखा, साइज ऑफ सोर्स, जो सोर्स का साइज है, सोर्स का साइज वो गिनेगा अच्छा ये बताओ सोर्स का कितना साइज होगा, सोर्स वेरिएबल का साइज कितना होगा, कौन बताएगा? सोर्स वेरिएबल का साइज क्या होगा, कौन बताएगा? सर 1 बाइट होगा। 1 बाइट, और कोई आंसर? 2 बाइट, टू मास ने बताया 2 बाइट, और कोई आंसर? सोर्स वेरिएबल का साइज बाइट्स में कितना होगा? सर वैसे तो ये जितने लिखे हुए ना स्ट्रिंग सर, इन सबको हाँ, गिनना पड़ेगा, टी करें एच गिने ना, आई एस गिने, मैं तो साइज पूछ रहा हूँ, आप बताएं साइज क्या होगा, गिन के बता दें। ये आपने सही बात कही है, ये बिल्कुल सही बात कही है, गिनना होगा, गिन के बताएं साइज क्या सर होगा। मेरे ख्याल से 22 है सर ये। 25 है ये, स्पेस भी गिना जाएगा, स्पेस भी गिना जाएगा, ठीक है, स्पेस भी 1 बाइट लेगा, टोटल 25 हो जाएंगे ये स्पेस के साथ, तो ये हो जाएंगे 25 बाइट्स।
यानी कि सोर्स का जो साइज होगा वो 25 बाइट है। यहाँ पर लिखा है साइज ऑफ सोर्स, जो सोर्स का साइज है वो ही साइज ऑफ सोर्स, यानी कि 25 डुप्लीकेट जीरो। यहाँ पर समझो साइज ऑफ सोर्स का मतलब क्या हुआ, 25। सोर्स वेरिएबल का साइज जो है 25 ही है, तो यहाँ पर ये पूरा साइज ऑफ सोर्स का मतलब 25 डुप्लीकेट जीरो, 25 जीरो जो है वो आ जाएंगे टारगेट के अंदर। यानी कि टारगेट एक तरह से टारगेट वेरिएबल का साइज भी 25 हो गया, क्योंकि जाहिर है हमें इस पूरे टेक्स्ट को स्ट्रिंग को कॉपी करना है ना टारगेट के अंदर, तो हमें टारगेट का साइज भी वही रखना पड़ेगा जो सोर्स का साइज है। तो हमने साइज ऑफ सोर्स करके 25 सेट कर दिया, तो 25 जीरो आ जाएंगे फिलहाल टारगेट के अंदर, जिसको हम ओवरराइड करेंगे इसके साथ। तो फिर आप नीचे देखो, नीचे आके क्या लिखा है, डॉट कोड में हम गए, हमने लिखा मूव ESI 0, तो ESI के अंदर क्या मूव हो गया, 0। इस मरतबा एड्रेस नहीं गया, इस मरतबा वैल्यू गई है, इंडेक्स गया है, 0 हम भेज रहे हैं, तो ये 0 गया है, एड्रेस नहीं गया है ESI में, ठीक है। फिर हमने लिखा मूव ECX साइज ऑफ सोर्स। साइज ऑफ सोर्स कितना था अभी हमने देखा, 25, तो ECX में क्या आ जाएगा, 25, ECX में 25 आ गया, 25, क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर पिक करना है और सोर्स से उठा के टारगेट में डालना है, सोर्स वेरिएबल से उठा के टारगेट में डालना है, तो एक एक वेरिएबल पिक होगा, तो आपका लूप जो है वो 25 मरतबा चलेगा, इसलिए उस ECX की वैल्यू हमने 25 जो है सेट कर दी। फिर हम लेबल पे गए, लिखा यहाँ पर L1 मूव AL कोमा सोर्स ESI। सोर्स ESI के अंदर क्या रखा था, अभी हमने क्या रखा था, 0, ये ऊपर लिखा है ना 0, तो सोर्स 0 पे क्या रखा हुआ है, सोर्स 0 पे रखा हुआ है सोर्स का 0 बाइट, सोर्स का 0 बाइट ये है T, सोर्स का 0 बाइट ये है T। ये T कहाँ मूव कर रहे हो आप, AL रजिस्टर में, AL रजिस्टर में 1 बाइट ही आता है, तो T उठ के आ जाएगा AL के अंदर, ठीक है। फिर अगली लाइन पे क्या लिखी है आपने, मूव टारगेट ESI कोमा AL, ये A उठ के दोबारा से कहाँ आ जाएगा, टारगेट के ESI या टारगेट के 0 पे, क्योंकि ESI में 0 मूव करा है, तो टारगेट के 0 में T उठ के आ जाएगा। पहले टारगेट के 0 में सब 0 ही थे, अब टारगेट के 0 में, टारगेट के 0 इंडेक्स के ऊपर या 0 बाइट के ऊपर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T कॉपी हो गया, T सोर्स से टारगेट के अंदर कॉपी हो गया। फिर आपने क्या लिखा नीचे, इंक्रीमेंट ESI, जब इंक्रीमेंट ESI करोगे, ESI में पहले 0 था, अब ESI में क्या हो जाएगा, 1, जाहिर है इंक्रीमेंट आपको पता है एक का इजाफा करता है। फिर आपने लिखा लूप L1, जैसे लूप L1 करोगे यहाँ पर आ जाएगा, और ECX की वैल्यू पहले 25 थी, अब ECX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24, क्योंकि एक का डिक्रीमेंट होगा, ऑटो डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, अब क्या करो, अब ESI में क्या है, ESI में 1 है, 0 नहीं है, 1 है, तो सोर्स का 1 पे क्या रखा हुआ है, H, ये H को उठाएगा, H को उठा के कहाँ रखा इसने, AL में, AL में आ गया H। फिर AL जो है, AL से H उठा के दोबारा कहाँ रख रहा है, टारगेट के ESI में, तो टारगेट के ESI का मतलब है टारगेट के 1 पे, ESI की वैल्यू चेंज हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो टारगेट के 1 पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो ये H कॉपी हो गया, T और H कॉपी हो गया, ठीक है, टारगेट के अंदर T और H आ गया। फिर इंक्रीमेंट ESI की पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2। फिर लूप L1 करके यहाँ आएगा, तो अब 24 था, तो अब क्या हो जाएगा, 23। समझ में आ रहा है, इस तरह एक एक करके करेक्टर जो है कॉपी होंगे सोर्स से, और टारगेट के अंदर जो है सारे कॉपी होते जाएंगे। ये जाहिर है लूप जब जाहिर है 25 पे जाके खत्म हो जाएगा, 23 24 23 22 21 20 19 18 17 उल्टा चलता रहेगा, यानी कि डिक्रीमेंट होता रहेगा, और 25 पे आके खत्म हो जाएगा, 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, 25 वैल्यू सेट की थी, 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, 25 मरतबा लूप चल जाएगा, और ये पूरा टेक्स्ट जो है कॉपी होके टारगेट में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा ये स्लाइड। ये टेक्स्ट जो है ना सोर्स से उठ के टारगेट वेरिएबल में आ जाएगा, दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग, ये क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, इस स्लाइड में, क्लियर है। सही है, बहुत देर में बताया, क्लियर है। तो ये कॉपिंग का स्ट्रिंग जो है ना, ये आपने
एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर दिया। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया है, चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चौथा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। और क्विज की तैयारी रखना। अभी तो इस वीक में क्विज में देखते हैं नहीं लेते या नहीं लेते, अभी डिसाइड नहीं कर रहा मैं। लेकिन आप तैयारी कर लेना, ये आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर तक के क्विज हो चुके हैं, 2 क्विज हो चुके हैं आपके, तीसरा क्विज होने जाएगा अभी। लेकिन मैं आपको फाइनलाइज नहीं बता रहा क्योंकि मसरूफियत ज्यादा है, तो इस वक्त शायद मैं क्विज नहीं बना सकूं। तो लेकिन आप तैयारी कर लेना, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं क्विज बना लूंगा, मैं आपसे कह दूंगा क्विज इस दिन होगा, अगली क्लास में होगा। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए क्विज की, चौथे क्विज चैप्टर की क्विज की तैयारी अपनी कर लेना। हाँ, क्विज में सिर्फ चैप्टर 4 आएगा। अभी जो क्विज बनाऊंगा, देखो एक क्विज होगा चैप्टर 4 से, एक क्विज होगा चैप्टर 5 से, एक क्विज होगा चैप्टर 6 से। बस ये 3 क्विज होंगे। 3 चैप्टर बाकी हैं, मतलब 3 चैप्टर बाकी थे जिसमें 4 हमने कर लिए। तो हर चैप्टर में से एक क्विज होगा, 4 से एक होगा, एक 5 से होगा, एक 6 से होगा। सारे फाइनल में तो सारे ही आएंगे। असाइनमेंट्स आपकी मैं असाइनमेंट्स भी बना के रख दूंगा, असाइनमेंट्स भी आपकी 4 होंगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इसी वीक असाइनमेंट रख दूंगा। तो असल में मैं चाह रहा हूँ आप लैब में काम कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, हैंड्स ऑन कर लो, ताकि असाइनमेंट आप कर सको। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ताकि आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड असाइनमेंट होगी, ताकि आपको जो है वो सवाल कर सको, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि वाकई में ये जो कोई भी टास्क दिया जाए असेंबली में हम कर सकते हैं। तो थोड़े हैंड्स ऑन अच्छे हो जाएं आपके। वो लैब करा रहे हैं आपको, और स्कोर करते जाएं, जो लैब में वो टास्क दें वो भी करते जाएं, फिर मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा आपको। ये हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 5th चैप्टर, प्रोसीजर्स के बारे में। ये प्रोसीजर्स आपने C# में पढ़ा होगा, फंक्शंस पढ़े हैं C# में, फंक्शंस। सर सी शार्प में तो पढ़ा है। हाँ, बस ये वही कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर का यहाँ पर भी, यानी कि कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं और उन फंक्शंस में वैल्यूज कैसे पास करनी है, उन फंक्शंस को कॉल कैसे करना है। अभी तक आपने जो है ना वो इरवाइन का रेडीमेड फंक्शन पढ़ा होगा ना, जैसे कॉल डम रजिस्टर, कॉल राइट स्ट्रिंग, और इस तरह से कॉल राइट इंटीजर, ये सारे जो जितने भी है ना, ये तो इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन है जिसको आप यूज कर रहे हो। आपने नहीं बनाया ये, बल्कि इरवाइन ने आपकी सहूलत के लिए बना के रख दी है अपनी लाइब्रेरी में, उसको आप यूज करते हो। लेकिन जो है ना वो इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप खुद से अपने फंक्शन कैसे बना सकते हो असेंबली के अंदर, और फिर उसको अपने फंक्शन बना के उसको कैसे कॉल कर सकते हो, वो चीज आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। तो ये चीज आपके लिए प्रोजेक्ट में भी बहुत हेल्पफुल होगी। प्रोजेक्ट में भी आप फंक्शन बना के अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, चीजों को कर सकते हो। तो यहाँ पर लिंक लाइब्रेरी का, ये इरवाइन की लाइब्रेरी का भी मतलब ओवरव्यू दे रहा है। कोई भी लाइब्रेरी लिंक करा सकते हो। अभी तो आपने इरवाइन की लाइब्रेरी लिंक करवाई है, कोई भी लाइब्रेरी आप अपने फंक्शंस बनाओ, अपनी लाइब्रेरी बनाओ, उसको लिंक कर दो। जैसे आपने इरवाइन की लाइब्रेरी लिंक की है ना, आप अपनी लाइब्रेरी बना के भी लिंक कर सकते हो, अपने फंक्शन बना के अपनी लाइब्रेरी भी लिंक करवा सकते हो। तो यहाँ पर वो लिंक लाइब्रेरी का ओवरव्यू दे रहे हैं कि a file containing procedures that have been compiled into machine code। ठीक है, यानी कि जो जाहिर है एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो वो मशीन कोड के अंदर कंपाइल हो जाए और उनकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए। जब वो कंपाइल होकर उनकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी तो उस लाइब्रेरी को आप लिंक कर सकते हो। तो लाइब्रेरी को बिल्ड करने की क्या प्रोसेस है, ये बता रहा है कि स्टार्ट विथ 1 or more ASM सोर्स फाइल। असेंबली की एक से ज्यादा, एक सोर्स फाइल हो या एक से ज्यादा हो, वो आपके पास होनी चाहिए असेंबली लैंग्वेज में, आपने जिसपे फंक्शन बनाए हुए होंगे। असेंबल ईच इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल, उनको असेंबल करो, उनको असेंबल करो कंट्रोल F9 करके, जैसे आप करते हो असेंबल करो, उनकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी।
यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब है कि उनकी एक्जी बन जाएगी। क्रिएट एन एम्प्टी लाइब्रेरी फाइल एक्सटेंशन, फिर एक फाइल बनाओ जिसका नाम कुछ भी रखो और डॉट लिब उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। ये आपकी एम्प्टी लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर आपकी वो सारे ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसमें आ सकते हैं। आखिर में क्या किया, ऐड द ऑब्जेक्ट फाइल टू द लाइब्रेरी फाइल यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट लिब यूटिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट की लिब यूटिलिटी है वो यूज करो, तो वो सारे जो एक्जी फाइल्स थी ना जो आपकी बने थे एएसएम से, वो सारी लाइब्रेरी फाइल के अंदर आ जाएंगी और एक तरह से आपकी अपनी लाइब्रेरी बन जाएगी असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। जो आपके आपके फंक्शंस, जैसे अरवाइन ने रेडीमेड फंक्शन बना के रखे हैं, अपनी लाइब्रेरी बनाई है, आप भी अपने फंक्शन बना के अपनी लाइब्रेरी बना सकते हो। तो मतलब वो उसने थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसको आपको समझो गाइडेंस दी है। अगर आप अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहो अपने फंक्शंस की तो वो बन सकती है। अच्छा जी, कॉलिंग अ लाइब्रेरी प्रोसीजर। अब कॉल कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। पहली बात तो ये कि आपको कोई भी लाइब्रेरी जो आप बनाओगे ना वो इंक्लूड करवानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। जब आप इंक्लूड कराओगे तब उस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन रखे हुए हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने अपने असेंबली के प्रोग्राम में ये लाइन तो लिखी होगी ना, इंक्लूड इरवाइन 32.inc। ये लाइन जो है ना एक्चुअली करेगी क्या कि इरवाइन 32 की जो लाइब्रेरी है वो आपके प्रोग्राम के साथ मतलब इंक्लूड हो जाएगी और उसके अंदर रखे हुए जो भी फंक्शन है आप उसको फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्लूड करवाना पड़ता है अपने कोड के अंदर उस लाइब्रेरी को। फिर आप गए डॉट कोड में जाके आपने लिखा मूव ex1234 हेक्सा का, तो ये आपने हेक्सा का वैल्यू EX में मूव करा दी 1234। फिर आपने क्या लिखा, कॉल राइट हेक्स। राइट हेक्स ये रेडीमेड फंक्शन है वाइन की लाइब्रेरी में। वो करता क्या है कि EX रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू रखी होगी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। EX अभी EX में क्या रखवाया आपने 1234, तो 1234 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा राइट हेक्स। तो हेक्सा वैल्यू के लिए ये फंक्शन बना हुआ है कि अगर हेक्सा वैल्यू EX में रखी हुई है या EX में जो भी वैल्यू रखी है उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके भी दिखा देगा ये राइट हेक्स, शो हेक्साडेसिमल नंबर। फिर आगे आपने लिखा कॉल CRLF। CRLF का मतलब वही है कैरेज रिटर्न लाइन फीड। जो आप अगली लाइन पे चले जाते हो ना, जिसके जीरो DH 0H जो लिखते थे आप, 0H 0DH ऐसे जो लिखते थे, यानी कि वो अगली लाइन पे जाने के लिए, तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कॉल CRLF कैरेज रिटर्न लाइन फीड, इससे भी अगली लाइन पे चला जाएगा। ये भी रिवाइंड का रेडीमेड फंक्शन है जो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा कोड को। तो ये तरीकेकार इस स्लाइड में दिखाया गया है कि किस तरीके से किसी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराया जाता है और किस तरीके से फंक्शन को कॉल करवाया जाता है। कॉल की तो आपने किया हुआ ये मेथड, कॉल के जरिए से हम कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। और जो अगर लाइब्रेरी अगर आपने इंक्लूड कराई तो इसके रेडीमेड फंक्शन सारे के सारे आप अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हो। ये स्लाइड क्लियर है? ठीक है, मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये अब आपको ये बताया कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से जो है ना विंडोज की Win32 की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK किट होती है विंडोज के साथ ही, मतलब आप जो SDK के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। जब आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा तो ये इंस्टॉल हो गया होगा आपके पास, विजुअल स्टूडियो के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है ये Windows 32 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो ये होता क्या है कि आपने अपना प्रोग्राम लिखा, यहाँ पर जो भी है जो आपने प्रोग्राम लिखा इसके साथ आपने फिर आप जब इसको अगर आप इंक्लूड करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर इरवाइन की लाइब्रेरी, इरवाइन 32.lib की जो लाइब्रेरी है वो आपका प्रोग्राम इस लाइब्रेरी के साथ लिंक करता है। और फिर ये प्रोग्राम जो है वो कर्नल 32 के साथ लिंक करता है। कर्नल 32 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज का उसकी उसकी एप्ली वो है फाइल है कर्नल 32 के नाम से, जो कि एक्चुअली उसका कर्नल को जो है वो कर्नल सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक कर्नल होता है एक शेल होता है। कर्नल जो इनर पार्ट होता है हमने पढ़ा था। तो ये कर्नल फाइल जो है ना विंडोज की, उसके साथ ये फिर लिंक कर जाएगी फाइल इरवाइन 32 की फाइल, और फिर वो एग्जीक्यूट होकर आखिर में
kernel32.dll फाइल बन जाएगी। ये जो है वो फाइल है जो कि हम यूज कर लेते हैं। तो ये अभी तो हम इरवाइन का रेडीमेड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है हमारा प्रोग्राम इरवाइन की लाइब्रेरी से लिंक होके फिर कर्नल के साथ अटैच होके जो है उसकी डीएल बनती है। लेकिन अगर हम चाहें अपना अपना फंक्शन चाहे अपने फंक्शन को हम इस कर्नल 32 के साथ पास भेज सकते हैं, जो मैंने दिखाया था विंडोज की यूटिलिटी। तो आप अपनी फाइल को भी यहाँ पर भेज सकते हो डायरेक्टली, इरवाइन की फाइल यूज ना करो, और फिर उसका वो फाइल भी जो है वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इसका वो दिखाया था कि आपकी फाइल भी जो है वो लाइब्रेरी बन सकती है और लिंक हो सकती है। उसका एक डायग्राम दिखाया था यहाँ। अच्छा, असल चीज ये थी, ये सारे जो फंक्शंस हम पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर में फंक्शंस ही फंक्शंस हैं। और ये फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ ये कैसे का फंक्शन जो है वो रेडीमेड, पहले हम इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है कैसे हम अपना फंक्शन बनाएं उसको यूज करें वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये तो देख लें इरवाइन में कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। तो बहुत बड़ी काफी अच्छी लिस्ट है। इसके अलावा भी है, ये देख रहे हैं ना, ये आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी है, लेकिन हमने अपने कोर्स का पार्ट यही रखा है फिलहाल। तो ये आप फंक्शन देख लो, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फंक्शन है वो कैसे यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा भी जो भी फंक्शन है आप देख लेना, बुक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भी फंक्शन है, तो रेडीमेड बहुत सारे फंक्शन बना के रख दिए हैं। तो आप अपने कोड में प्रोजेक्ट में यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने जहां लिमिटेशन लगाई है रेडीमेड फंक्शन यूज ना करें, जिन लोगों को मैंने अभी कहा है, तो वो तो रेडीमेड फंक्शन या रेडीमेड जो मैंने कहा है उनसे चीजें यूज नहीं करें। जिनको मैंने मना किया है वो तो यूज नहीं करें, बाकी उसके अलावा जिनको मैंने मना नहीं किया वो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं सारा। पहला क्या है, गेट मिली सेकेंड। ये एक रेडीमेड फंक्शन है इरवाइन का, इरवाइन की लाइब्रेरी में रखा है गेट मिली सेकेंड के नाम से। तो ये करता क्या है, ये असल में इस फंक्शन के जरिए पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम कितने मिली सेकेंड चला, आपका कोड कितने मिली सेकेंड चला। ठीक है, यानी कि आपने कोड लिखने के बाद आप अगर आप चाहो कि आपको पता चले कि आपका प्रोग्राम कितनी देर चला है, कितने मिली सेकेंड चला है, तो आपको टाइम पता चल जाएगा। इस फंक्शन के जरिए आपको अपने कोड का जो है एग्जीक्यूशन टाइम पता चल जाएगा कि आपका कोड कितनी देर चला है। तो करता क्या है, द गेट मिली सेकेंड प्रोसीजर गेट्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड। ये मैंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना उसको मैंने कलरफुल कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट द नंबर ऑफ मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को जो है ना वो लेगा और उसको उसको उठाएगा, यानी कि इसके आपके आपके सिस्टम के अंदर जो भी टाइम चल रहा होगा उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेगा, और मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद उसको किस में रख देगा, EAX रजिस्टर के अंदर। ये काम जो है ना, ये फंक्शन ये काम करता है कि आपके फंक्शन का टाइम उठाएगा, उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके उसको EAX रजिस्टर के अंदर रख देगा, और इसके लिए कोई इनपुट पैरामीटर्स भी नहीं। अब ये तो कोई कोड समझ लेते, नीचे कोड लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल दिखाइए कैसे यूज करेंगे। आप गए डॉट डेटा में, आपने जाके एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल बनाया है स्टार्ट टाइम के नाम से, स्टार्ट टाइम के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और ये वेरिएबल डीवर टाइप का है, अनइनिशियलाइज्ड है, रन टाइम पे इसको वैल्यू देंगे। आप गए डॉट कोड पे जाके आपने लिखा कॉल गेट मिली सेकेंड। ये इरवाइन का रेडीमेड फंक्शन आपने कॉल किया गेट मिली सेकेंड। ये करेगा क्या, सिस्टम के अंदर जो करंट टाइम होगा जो चल रहा होगा आपके पीसी के ऊपर उसको उठाएगा और उसकी वैल्यू मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके कहाँ रख देगा, EAX रजिस्टर के अंदर। EAX में आपके आपके EAX के अंदर करंट टाइम आ जाएगा जो इस वक्त चल रहा है मिली सेकेंड के अंदर। ठीक है, मिली सेकेंड टाइम जो है मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट होकर आपके EAX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा जैसे ही आपने ये वाला फंक्शन कॉल किया। फिर आपने क्या किया कि उस जाहिर EAX के अंदर वो टाइम रखा हुआ है मिली सेकेंड में, ये मिली सेकेंड का टाइम आपने कहाँ रखवा दिया, ये स्टार्ट टाइम वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल में आपने जो अपने ऊपर वेरिएबल बनाया था इस वेरिएबल के अंदर वो आपने मिली सेकेंड का टाइम इस वेरिएबल में रखवा दिया। फिर नीचे गए आपने L1, ये आपका आपने कोई लेबल बनाया हुआ है, कुछ आपने कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है लूप की बॉडी, कुछ भी लिखा हुआ हो, ये यहाँ लूप L1, तो ये लूप चलता रहेगा।